अच्छा जी, तो सबसे पहले आपकी मैंने यहाँ पे लेवेंसन ही ओपन की हुई है। ठीक है, अपनी बुक्स ओपन कर लें, पेज नंबर 144। ये 15th एडिशन है मेरे पास। चैप्टर 18 के अंदर सेकंड पेज पे ऑलमोस्ट ये लिखा हुआ होगा, आपके पास हेडिंग होगी इंटेरोबैक्टीरिएशन एंड रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये आज से हम जो पढ़ने वाले हैं अगले 2 से 3 लेक्चर्स के अंदर, दीज आर बेसिकली ग्राम नेगेटिव रॉड्स। हम ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोकाई पढ़ चुके हैं, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है ग्राम नेगेटिव रॉड्स। इसके ऊपर 3 चैप्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इन्हीं की होती है जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के आप कोई भी टेबल को छोड़ नहीं सकते। मैं आपको हर टेबल को प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर। आप जब सारा चैप्टर पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके टेबल्स प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो टेबल्स यहाँ समझाऊंगा उसको जरा एक दफ़ा समझ लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। ये चीज़ें स्लाइड्स में ऐड नहीं है, इसलिए बुक से करवा रहा हूँ। सबसे पहले तो बात है, आपके पास जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स इतने ज़्यादा हैं कि उनको हमने फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया है। चैप्टर नंबर 18 में हम वो पढ़ेंगे ग्राम नेगेटिव रॉड जो आपके इंटायरेक्ट ट्रैक से रिलेटेड है। आगे रेस्पिरेटरी ट्रैक से पढ़ेंगे चैप्टर 19 में, और चैप्टर 20 से जिनका जोनोटिक ओरिजिन है, मतलब कोई एनिमल सोर्स है, ऐसे ग्राम नेगेटिव रॉड्स। तो आज एंटेरोबैक्टीरियेशिया को हम पढ़ने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो कॉमन है। सबसे पहली बात कि सारे फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात, ये सब ग्लूकोज को फर्मेंट करते हैं। बाकी जो शुगर्स हैं उनकी फर्मेंटेशन वेरी करती है, वो आगे हम देखते हैं किस तरह, लेकिन ग्लूकोज को सब फर्मेंट करेंगे। नन हैव साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किसी के पास नहीं है, इसलिए ऑक्सीडेज नेगेटिव है। याद करें जब आपको मैंने ग्राम नेगेटिव कोकाई पढ़ाए थे, वहां पे ऑक्सीडेज पॉजिटिव का जिक्र किया था। ठीक है, तो दीज वो नेगेटिव कोकाई जो उनसे ऑक्सीडेज पॉजिटिव हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेज नेगेटिव हैं। Number 4 point, they reduce nitrates to nitrites as part of their energy generating process. ठीक है, एनर्जी के लिए आपके पास ये वाला स्टेप ये करते हैं। आपको याद होगा जब मैंने रोज वाली बात की थी, तब मैंने आपको एक साइकिल दिखाई थी कि आपके पास हेट्रोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स जिस तरह हो सकते हैं। तो उसमें जो स्पेसिफिकली नाइट्रेट्स वाला हिस्सा है वो इनके जरिए आते हैं। जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं ये इसके जरिए आपके पास एनर्जी ले रहे होते हैं। इन 4 प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने पूरे चैप्टर को 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ। एक एंटेरोबैक्टीरियेशिया जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके अलावा सिर्फ एक आपके पास है सुडोमोनास एरिगेनोसा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म, प्रॉफ में बारहा रिपीटेड है, एमसीक्यूज में भी एससीक्यूज में भी। ये मेडिकली डिफरेंट है बाकी सारे एंटेरोबैक्टीरियेशिया से, बिकॉज ये नॉन फर्मेंटिंग है, फर्मेंटिंग जीरो होती है इसकी, ना ग्लूकोज पे ना किसी और शुगर पे। ठीक हो गया, और बाकी प्रॉपर्टीज में आपके पास ये डिफरेंट है। ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, चारों प्रॉपर्टीज में डिफरेंट है। आगे इसको देखेंगे किस तरह आपके पास ये डिफरेंट है। ये ना ग्लूकोज को फर्मेंट कर रहे हैं, ना आपके पास नाइट्रेट्स को रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, मतलब चारों प्रॉपर्टीज इसकी ऑपोजिट है। ठीक है, और आपके पास स्ट्रिक्ट एरोब है ये आपके पास, और अपनी एनर्जी ऑक्सीडेशन से लेते हैं ना कि फर्मेंटेशन से। वो ऑक्सीडेशन नहीं करवा सकते सारे एंटेरोबैक्टीरियेशियन, इसलिए वो नाइट्रेशन से एनर्जी लेते हैं। और ये ना फर्मेंटेशन करवाते हैं ना आपके पास रिडक्शन करवाता है, ये ऑक्सीडेशन से एनर्जी लेते हैं क्योंकि ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। ठीक हो गया, बाकी जनरली आप एक दफ़ा रीड दे देंगे। आगे देखें, ये टेबल्स हैं पेज 145 पे, टेबल 18.3। जो आज की तरतीब होगी ऑर्गेनिजम्स की, वो इस तरतीब से पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये पहले 4 को हम इकट्ठा पढ़ेंगे, इकोलाई, विब्रो कॉलेरा, साल्मोनेला और शिगेला। ठीक है, बाकी कैम्फाइलोबैक्टर जर्जनी आप पढ़ेंगे, और एक और है हेलोबैक्टर पाइलोरी। ठीक है, एच पाइलोरी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं। ये 6 ऑर्गेनिज्म आज हमें पढ़ना है, मतलब 2 क्लासेस। ठीक है, अगर मैं देखूँ हमने पूरे चैप्टर को पीछे पेज वापस आ जाए, ये टेबल 18.1 में देखें, उसने सारा डिवाइड किया हुआ है कौन कौन से हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। चैप्टर 18 में फर्दर 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। वो आपके पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स जो आउटसाइड और विद एंड जीआईटी ट्रैक दोनों जगह पे आगे इंटेरियर ट्रैक आके डिजीज कॉज करवा सकते हैं। इसमें इकोलाई और साल्मोनेला है। जो सिर्फ आपके पास मोस्टली जीआईटी के अंदर कॉज करवाते हैं, उसमें आपके पास शिगेला, विब्रो, कैम्फाइलोबैक्टर, हेलिकोबैक्टर है। और जो सिर्फ आउटसाइड करवाते हैं वो बहुत सारे हैं। आज हमें सिर्फ फर्स्ट और टू कम पहले 2 पढ़ने हैं इसी इस तरह हेडिंग से आपकी बुक के अंदर। ठीक है, इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे। 145 पे वापस आ जाएं। ये आपको टेबल्स में दिखा दें, मुख्तलिफ टेबल्स हैं। ये उसी तरह टेबल्स हैं जैसे पिछले वाले चैप्टर्स में थे, लेकिन इस चैप्टर के जो टेबल्स हैं उस पर आप सारा कुछ नहीं उतार सकते, आपको टेक्स्ट पढ़ना जरूरी होता। तो टेक्स्ट में चीज़ों को हाईलाइट कीजिएगा प्लीज। अगला पेज देखिए 146 पे, इस पे काफी कुछ हाईलाइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। सबसे पहले आते हैं इसमें एंटीजेंस।
ठीक है, एंटीजन के 3 पॉइंट्स हैं। मैंने आपको, जैसे पहले हमने याद हो आपको, मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ एंटीजन होते हैं, उनकी बेस पे हम काम कर रहे होते हैं, जब जनरल हमने माइक्रो पढ़ी थी। सेल वॉल के एंटीजन को अमूमन हम सोमैटिक या ओ एंटीजन कहते हैं। ठीक है, जो फ्लैजिला का प्रोटीन होती है उसके ऊपर एच एंटीजन होता है। जो आपके पास कैप्सूलर होता है, कैप्सूल, या उसको हम के पॉलीसेकेराइड एंटीजन कहते हैं। ठीक हो गया, ये 3 एंटीजन को याद कर लें, ओ एंटीजन, एच एंटीजन और के एंटीजन क्या क्या होते हैं। ये आपको मुख्तलिफ जगह पे आपके पास काम आएंगे। बाकी लैब डायग्नोसिस पूरे चैप्टर का मिलता जुलता सा है। ठीक है, उसमें 2 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो वो नॉर्मल ब्लड अगर प्लेट है ना, वो तो वैसे याद करेंगे जो आपने जनरली पूरे उसमें माइक्रो में पढ़ रहे हैं। बाकी इसमें देखिए, एक इसमें मैकोनिकी अगर है, ठीक है, या एओसिन मिथाइल ब्लू अगर है, इन दोनों अगर, सॉरी, जो ईएमबी अगर है, बाद अगर है, इसके बेस पे हम लैक्टोज फर्मेंटेशन को चेक करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं और कौन से नहीं हैं। ठीक है, इसका टेबल नीचे बना हुआ है, ये देख लें आप, 18.6। अब इसको आपने कैसे याद करना है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करते हैं, लेकिन दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके निमोनिक्स बना लें। लैक्टोज फर्मेंटेशन होती है इकोलाई के अंदर, क्लेब्सिला के अंदर, इंटेरोबैक्टर के अंदर। ठीक है, और किसके अंदर नहीं होती है? शिगेला, साल्मोनेला, प्रोटिया, स्यूडोमोनास। और किस में होती है लेकिन स्लोली होती है, दैट इज सेरेटा एंड विब्रियो। ठीक हो गया, ये आपके पास इओसिन मिथाइलिन ब्लू अगर की बेस पर है। मतलब मेरे टाइम पे जब मैंने इसको याद किया, तो मेरे अपने तरह के मुख्तलिफ किस्म के निमोनिक्स होते हैं। ठीक है, तो मैंने उस तरह इसको याद किया था, जिस तरह पहले वाले में 2 ईज आ रहे हैं, ई आता है, अगले वाले में 2 एस आते हैं, 2 पी आते हैं, एंड वाले में कोई कॉमन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इस तरह मैंने थोड़ा इसको याद करने की कोशिश की। बाकी एक अलग चीज़ है, देन देयर कम्स, जहां मेरा आप एरो है देख सकते हैं, ट्रिपल शुगर आपके पास अगर, ट्रिपल शुगर अगर भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। चौथी अगर है यूरिया अगर, यूरिया भी तो सिंपल है भाई, यूरिएज एंजाइम अगर करेगा, यूरिएज पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, उसका कोई इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स हैं। ट्रिपल शुगर आयरन अरग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको वैसे लैब में परफॉर्म करवाएंगे किस तरह होता है, लेकिन इसकी फाइंडिंग्स यहाँ लिखी हुई हैं। इसकी फाइंडिंग्स तो ये वाली हैं, ट्रिपल शुगर आयरन टीएसआई अगर रिएक्शंस। अच्छा जी, इसमें एक स्लांट है, एक बट है। ठीक है, आपके पास ये टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है। ठीक हो गया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ये सैंपल आप लेते होते हैं, स्लांट कहते हैं, बट होती है नीचे वाली जगह, स्लांट होती है ऊपर वाली जगह। ठीक हो गया, इसमें आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स डालते हैं, जो मिक्सर आपका होगा। आपने दोनों के अंदर एसिड डालने हैं, एक जगह एल्कली एसिड डालने हैं, एल्कली एसिड डालने हैं, एल्कलाइन या एल्कली, दोनों एल्कली एल्कली डालनी है। इट डिपेंड्स, अब उसके रिएक्शंस हैं। अब सबसे पहली बात तो ये है कि गैस प्रोडक्शन किसमें होती है। ठीक है, गैस कौन सी है यहाँ पर? एक तो H2S है ना, H2S एक अलग चीज है, ये गैस और होती है आपके पास। ठीक है, उसमें आपके पास जो ये इन दोनों के अंदर है, ये आपके पास गैस पॉजिटिव है, और जो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड स्पेसिफिक गैस है, ठीक है, वो आपके पास नेगेटिव है। इसी तरह आगे एल्कली एल्कलाइन या एसिड दोनों में नेगेटिव हो, तो फिर ये ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर ये सिचुएशन है कि दोनों पॉजिटिव है, फिर ये ऑर्गेनिजम्स आएंगे। अगर दोनों नेगेटिव हैं तो ये आएंगे। ठीक है, अब इसी टेबल से अगर मैं आपको बताऊं कि लैक्टोज फर्मेंटेशन को चेक करना हो, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे? इसमें ओनली एंड ओनली जो आपके पहले वाले हैं, एसिड एसिड वाले, ये लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं, बाकी सारे लैक्टोज फर्मेंटर्स नहीं हैं। ठीक है, ये 3 लैक्टोज फर्मेंटर्स हैं। और जो स्लो लैक्टोज फर्मेंटर है वो सेरेटा और विब्रियो है। सेरेटा यहाँ लिखा हुआ है, विब्रियो के ऊपर के टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगर ग्लूकोज फर्मेंटेशन की बात करें, अगर पीछे वाली हमें आप इसी टेबल को उतार लें चीजों को, लैक्टोज का आपको बता दिए, पहले वाला लैक्टोज फर्मेंटर है, बाकी 3 लैक्टोज फर्मेंटर नहीं है। इस तरह ग्लूकोज की बात करें, पहले तीनों ग्लूकोज फर्मेंटर है, सुडोमनास नहीं है, ये बात पीछे लिखी हुई है। ठीक है, इसने सुडोमोनास के बारे में बिल्कुल हाईलाइट कर दी है बात कि सुडोमोनास ऑल्दो नॉट अ मेंबर ऑफ एंटेरोबैक्टीरिएशन इज इंक्लूडेड इन दिस टेबल बिकॉज इट्स रिएक्शन ऑन टीएसआई अगर इज यूजफुल और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। बिकॉज एल्कली एल्कली आपके पास दोनों केस के अंदर गैस भी नेगेटिव है, H2S भी नेगेटिव है, तो उसमें सुडोमोनास आता है, उसके अलावा कोई भी नहीं आता। अगर कोई आता होता फिर हम देख सकते थे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए कि आके भाई यूरिएज की अगर मैं बात करूं,
अगले चैप्टर पर, अगले पेज पर है ना 147 के ऊपर, तो थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल बताया हुआ है, ये देखने इस टेबल के अंदर। ये ट्रिपल शुगर आयरन का क्या आपके पास प्रिंसिपल है, इसको पढ़ने समझ आ जाएगा एक दफ़ा, ठीक है। और जो आपके पास क्या कहते हैं, ये यूरिया अगर तक है, यूरिया में सिंपल आपको बताया था कि मीडियम यूरिया का होता है, और आप उसमें इंडिकेटर आपके ऊपर फिनोल रेड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर ऑर्गेनिज्म जो सा यूरिएज प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो यूरिया को हाइड्रोलाइज कर देगा, और अमोनिया अपना जो मीडियम है उसको अल्कलाइन कर लेगा एसिड से, ठीक है। तो जो कलर ऑफ फिनोल रेड है वो आपके पास लाइट ऑरेंज टू रेडिश पर्पल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएट करने के लिए। यूरिया आपके पास जो है ना यूरिएज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्रोटीयस है, क्लेप्शियल है, उनको बाकियों से डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज द यूरिया अगर का आपके पास जो बेसिस है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स पे वापस। समन सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, इट इज चैप्टर नंबर 18, चैप्टर 18 है ये, उसके ये मैंने बुक ओपन की हुई है 11 की 15th एडिशन। अब हम वापस चलते हैं अपने स्लाइड्स के ऊपर। So that are basically enteric bacterial diseases and your सबसे पहले आ गया आपके पास वाटरी डायरिया, ठीक है। अमूमन इस चैप्टर में वाटरी डायरिया, ब्लडी डायरिया बहुत कम एक जगह पे आई गेस आता है, अदरवाइज ये सिर्फ वाटरी डायरिया। ब्लडी डायरिया वाले ऑर्गेनिजम्स बहुत कम है, तो ब्लडी वालों को याद कर लें तो वाटरी वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाए, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक तो इस चैप्टर में आपके पास सारे इंटेरोबैक्टीरिएशिया के मेंबर्स हैं एंड विब्रियोनिएशिया, ठीक है। विब्रियो को इसमें अलग से कर रहे हैं, ठीक है वो भी वैसे इंटेरोबैक्टीरिएशिया का हिस्सा है, सब ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं, ठीक है। अब उसको जो विब्रियो कॉलर है उसको थोड़ा सा अलग इससे कंसिडर यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि उसकी थोड़ा सा कॉमा लाइक शेप होती है, ठीक है। और बाकी सारे यहाँ रॉड्स हैं, सिर्फ यही वजह है। अदरवाइज जो सी है वो जो विब्रियो होता है वो भी थोड़ा होता है रॉड शेप भी है, लेकिन थोड़ा टर्न होता है साइड से, तो कॉमा लगता है। आगे जो कि ट्रांसमिशन है आपके पास, वो अमूमन टू द ह्यूमंस विद कंटामिनेटेड फूड एंड द वाटर, जीआईटी ट्रैक से होगा ना, इसी तरह हो सकता है। देन they adhere to the epithelial cells of GIT tract via villi or the surface adhesins। तो किस तरह इनके आगे पैथोजन से वो हम उसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पिलाई के जरिए या सरफेस एडहेसन के जरिए आपके पास जीआईटी के मुकुजा के साथ अटैच कर जाएंगे। और इसमें होता क्या है जी, ठीक है। अगर आप देखें अगर आप ये रिकॉल करें तो ये वही है बिल्कुल जैसे पीछे आपने माइक्रो जनरल माइक्रो के अंदर जब आप पढ़ रहे थे तो आपने टॉक्सिन्स का, विब्रो के टॉक्सिन का, ई कुलाई के टॉक्सिन वगैरह का आपने पढ़ा था कि उसका क्या मैकेनिज्म होता है, डायरिया किस तरह होता है इसमें, ठीक है। आपके टॉक्सिन निकलते हैं जो सोडियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, और जो क्लोराइड की सिक्रीशन है उसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। मतलब सोडियम अंदर नहीं आ रहा और क्लोराइड ज्यादा बाहर जा रहा है, तो हर चीज बाहर जाएगी, तो जिसकी वजह से आपका बाहर वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल बनेगा, और आपका जो है वाटर बाहर मूव करेगा, तो वाटरी डायरेक्ट बॉडी जाएगी। और इस केस में अगर मतलब ये कॉज हो तो आपको ओआरएस देना होता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ठीक है। यहाँ इस जो ओआरएस थेरेपी, सिर्फ ओआरएस तो हम इस्तेमाल करते हैं, जो इसकी थेरेपी होती है बाकायदा, या ड्रिप वगैरह आप लगा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं अपने वाटर या लेवल को नॉर्मल करने के लिए, उसे कहते हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अदरवाइज इट कैन बी फैटल। आपको जो विब्रो जितने भी इंटेरोबैक्टीरिया वो कहीं ना कहीं आपके नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, लेकिन जो आपके विब्रो कॉलरा है ना वो आपके कभी भी ह्यूमन बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं है, किसी तरह भी नहीं, ठीक है। अब सिर्फ विब्रो को हम देख रहे हैं। विब्रो बेसिकली नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है कोस्टल एस्ट्राइन वाटर्स का, which lives in the close association with phytoplankton, ठीक है। ये क्योंकि सी प्लांट है। Humans are infected when they enter this ecosystem or when organisms contaminate drinking water of food। मतलब स्विमिंग के दौरान हो सकता है आपने गलती से इंजस्ट कर लिया हो, या आपके पास क्या हो सकता है कि ऑर्गेनिजम्स आपके ड्रिंकिंग वाटर को या फूड को कंटामिनेट करें, तब आपके पास ये आता है बॉडी के अंदर। अदरवाइज नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर विप्रो कॉलरा नहीं। आपके पास कॉलरा इज अ पैराडिम फॉर सिक्रेटरी डायरिया, ठीक है। मतलब क्लासिकल एग्जांपल है ये सिक्रेटरी डायरिया। अब इसका थोड़ा सा टॉक्सिन आप देख लें किस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलरा बैक्यूलाई मेक कॉलरा टॉक्सिन, मतलब पहले वो पैथोजन आएगा आपके जीआईटी में, वहाँ टॉक्सिन बना, विद द टॉक्सिन को रेगुलेटेड पीलेस फॉर एडहेरेंस, जिसमें पहले बताया कि पिलाए के साथ एडहेर करेगा और वो अंदर मूव करेगा। अंदर मूव करने के बाद ये देखना आपके पास ये कॉलरा टॉक्सिन है सीटीएक्स, ये टॉक्सिन एडहेर किया, एडहेर करके अंदर आया ये, क्योंकि आपको पता था कि ए एक्टिव यूनिट होती है, बाकी सारी बाइंडिंग यूनिट्स होती हैं। अगर आपको याद हो मैंने आपको जनरल
बैक्टीरिया में बताया था। एक्टिव सब यूनिट हमेशा एक ही होती है जिसने अंदर मूव करना है, बाकी सारी एडहेरेंस वाली यूनिट्स होती हैं। ये अंदर है एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट आके आपके पास एसी जो एडेनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट किया और सीएमपी को बढ़ाया, और सीएमपी की वजह से आके वही सोडियम और क्लोराइड वाली चैनल चलेगी और उससे वाटर ज्यादा बाहर जाएगा तो वाटर डायरेक्ट बॉडी जाएगी। ठीक है, तो ये आपने दोबारा एक दफा उसने आपको बता दिया। कॉलरा टॉक्सिन इज इंटरनलाइज्ड कॉजिंग इंक्रीज इन सीएमपी व्हिच इनहिबिट्स द सोडियम एब्जॉर्प्शन। ये सोडियम अंदर नहीं आ सकेगा एंड इंक्रीज द क्लोरीन सिक्रीशन, और ये बढ़ जाएगा। ठीक है, इट जनरेट्स अ वाटरी डायरेक्ट स्टूल फैसिलिटेट्स स्प्रेड। चैलेंज बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपने डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना होता है इसमें, मतलब पानी बहुत तेजी से बॉडी से बाहर जा रहा है, इस वजह से आपके पास सवेयर डायरिया, आपके पास सवेयर डायरिया की वजह से पीछे भी सवेयर डिहाइड्रेशन हो सकती है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, दीज हॉस्पिटल की एक वो है पिक्चर है जहाँ पे कॉलरा के बेड्स हैं, पेंडामिक, या आप कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े जो एपिडेमिक्स होते हैं, एंडेमिक्स होते हैं, उस केस में आपके पास इस तरह की सिचुएशन होती है हॉस्पिटल्स की। और माजी में भी इस तरह की इस वबा से या इस डिजीज के बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। अब जो ओरल रिहाइड्रेशन है होती तो इफेक्टिव है लेकिन हर जगह अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन मोस्टली कॉमन है विब्रो कॉलरा के अंदर, मतलब आपको पता नहीं चलता डिजीज होती है, सॉरी सिम्टम्स आपके पास आते ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन आपकी हो सकती है। अब ये आपकी कुछ वर्ड एग्जांपल्स देनी है। कॉलरा की हाइटी के अंदर 2010 के अंदर, ठीक है, आउटब्रेक हुई थी, तो जिसने ये सब नेपाली पीपल और यूएन सारे वर्कर्स ने मिलकर फिर उसने आपके पास काम वगैरह किया। अब यहाँ तक तो बात होगी विब्रो कॉलरा की, जो अभी तक हमने सारा डिस्कस किया। ठीक है, अगर मैं इसके आपको डिजीज बताऊं, वो स्लाइड्स में ऐड नहीं किया हुआ, तो क्लासिकल नाम होता है राइस वाटर, ठीक है, स्टूल्स कहते हैं उनको। विब्रो जो विब्रो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ विब्रो कॉलरा है या विब्रो पैरा हेमोलिटिकस है। ठीक है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम तरह से हो रहा होता है, लेकिन जो विब्रो कॉलरा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने उसी को याद रखना है। इसकी एक डिजीज का नाम आपके पास क्या है, राइस वाटर स्टूल है, मेजर यही डिजीज है। आपके पास कोई abdominal पेन नहीं होती है या कोई आपके पास सब्सिक्वेंट सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन मार्क डिहाइड्रेशन जरूर होती है। ठीक है, और उसकी वजह से आपके पास कार्डियक रीनल फेलियर हो सकता है, हाइपोकैलिमिया की तरफ बॉडी जा सकती है, एसिडोसिस हो सकता है, और 40% फर्टिलिटी होती है। अगर आप इसके लैब डायग्नोसिस में देखें तो आपके पास वहां पे 3 तरह के डायग्नोसिस लिखे हैं, एपिडेमिक, ठीक है, इंडेमिक या स्पोरेडिक। एपिडेमिक होते हैं जहाँ पे वबा बहुत कसरत से फैली हुई है। ठीक है, तो उस केस में आपने ये नहीं देखना आप उसको डायग्नोज करवाने के लिए भिजवा दें, उसमें क्लिनिकल जजमेंट है, सारे पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट्स आए हुए हैं, सब में इस तरह के सिम्टम्स, इनमें भी वही है तो इसमें भी वही होगा, तो ये तरीका कार होगा। अगर इंडेमिक हो, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक जगह पर है, तो उस केस में फिर हम कहते हैं सेलेक्टिव मीडिया इस्तेमाल करते हैं। इसके सिलेक्टिव मीडिया के नाम होते हैं, टीसीबी आपके पास अगर होती है जिसमें थियोसल्फेट सिट्रेट बाइल, बुक में मेंशन है ये बात, यहाँ के बाद टेलग्यूराइड टोरोकोलेट जिलेटिन अगर होती है, टीटीजी अगर, ठीक है, इसको इस्तेमाल करते हैं स्पेसिफिकली अगर आपके पास वो एंडेमिक है। और स्पोरेडिक है मतलब नॉर्मल केस है अगर उसमें, ठीक है, तो नॉर्मली है, उसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं, वो नॉर्मली है, जैसे मैं कौन की अगर पहले आपको बता दिया है, ईएमपी अगर है, टीएसआई अगर है, ठीक है, सीरोलॉजी वगैरह करवानी है, वो कॉमन बात है। ठीक है, फाइल में जो आपने दी थी उसमें लैब डायग्नोसिस इस तरह तरतीब से मेंशन है, उसका वैसे याद कीजिए। आगे चलते हैं, अगला बैक्टीरिया इकोलाई है। इट इज द मेंबर ऑफ द ह्यूमन गट माइक्रोबायोम, मतलब नॉर्मल ह्यूमन माइक्रोबायोम है। मोस्टली इसके स्ट्रेन विरुलेंट होते हैं, विरुलेंस नहीं कॉज करते, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि आपके पास ये एस्केप कर जाता है जीआईटी ट्रैक को और यूरिनरी ट्रैक है अदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जितने भी आपके पास इकोलाई के बाकी स्ट्रेन हैं, एक तो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है ना, उसके अलावा जितने भी स्ट्रेन होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है वो नॉर्मली आपको डिजीज कॉज नहीं करवा सकता, लेकिन अगर वही नॉर्मल आपके पास फ्लोरा आपके पास एंटर हो जाए आपकी इन्वेट करते टिश्यूज को, फिर वो डिजीज कॉज करवाएगा, जो कि रूल है, जैसे पहले आपको बताया था, अगर नॉर्मल फ्लोरा की जगह पर है तो डिजीज कॉज नहीं करवाएगा, लेकिन अगर आप वहां से मूव करके दूसरी जगह पे चला गया है जहां पे वो नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो डिजीज कॉज करवाएगा। इसके अलावा इक्वलाई के जितने भी स्ट्रेन हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। इसका जो स्प्रेड है फीको ओरल कंटामिनेशन, ठीक है, या फूड प्रिपरेशन में, मैन्योर कंटामिनेशन में, मतलब आपकी जो नेल्स वगैरह का मसला उसमें होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, डर्ट होती है,
या इरिगेशन और वॉशिंग क्रॉप्स, फ्रूट्स विद कंटेमिनेटेड वाटर, कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। अब सारा आप देख लें, फीको ओरल है और फूड के आपके पास प्रॉब्लम्स, आपके पास ये मोस्टली ये इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ट्रेवलर्स डायरिया, ठीक है, जो डिजीज है उसका नाम है ट्रेवलर्स डायरिया और वर्ल्ड वाइड आपके पास ये फाउंड होती है। ट्रेवलर्स डायरिया इज बेसिकली वाटी डायरिया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड बच्चों में बड़ों के अंदर ये अफेक्ट कर रहा हो। अब ई कोलाई के आप देख लें कि आपके पास पैथोजेंस देखें, मुख्तलिफ तरह के स्ट्रेन हैं। एक टेबल बना हुआ है 18.8 पेज नंबर 149 के ऊपर, उसमें सारा कुछ समराइज्ड है, ठीक है, लेकिन उसमें टॉक्सिन्स के नाम कंप्लीटली मेंशन नहीं है। टेक्स्ट को पढ़ के टॉक्सिन्स के नाम एक में डाल लीजिए। पहला टॉक्सिन इसका पास है इंटेरोटॉक्सिजेनिक ETEC टॉक्सिन, ठीक है। अब जो ETEC टॉक्सिन है इसके दो हिस्से होते हैं, एक हीट स्टेबल है और हीट लबाइल है, ठीक है। आपको पता है कि हीट स्टेबल हीट लबाइल क्या होता है, मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है। फर्क दोनों में क्या है? फर्क ये है, एक तो फर्क आपके हीट वाला हो गया, दूसरा इसके मैकेनिज्म भी फर्क होता है। जो हीट स्टेबल वाला होता है ना, वो आपके पास CGMP को एक्टिवेट करके साइकिल चलाता है। साइकिल सेम है जो पहले पीछे आपको विब्रो की दिखाई है। और जो आपके पास हीट लेबाइल वाला है, वो आपके पास CAMP को एक्टिवेट करके साइकिल चलाते हैं। साइकिल वही सेम है, ठीक है, बस ये CGMP और CAMP का फर्क है। पहला टॉक्सिन ये बता हो गया, ETEC टॉक्सिन, ठीक है। और ये टॉक्सिन आपका बॉडी में एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, ये इंटेस्टाइन के अंदर रहेगा, ये बॉडी में इन्वेड नहीं करेगा। इसी के बारे में बात हो रही, यूजेस फेब्रिल एडहेशंस टू बाइंड एंटेरोसाइट्स स्मॉल इंटेस्टाइन, वही बात हो गया, क्या एडहेशंस होते हैं इसके अंदर। अब ये देख लें, अब ETEC के अंदर दो टॉक्सिन जो आपको पहले बता चुका हूँ, एक ST टॉक्सिन है जो कि स्टेबल है और LT है जो कि लेबाइल है, ठीक है। LT वाला बिल्कुल कॉलरा टॉक्सिन की तरह है जिसने बिल्कुल आपके पास AMP को एक्टिवेट किया, लेकिन इसने क्या कर दिया, इसने CGMP को एक्टिवेट कर दिया। ये इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई टॉक्सिन की बात हो रही है और ये नॉर्मल मकूजा को इन्वेड नहीं कर, मुझे इस नॉन बंदे की इन्वेसिव। ये कख समझ नहीं आई बैक्टीरिया की। सॉरी, कुछ पूछा है आपने या कुछ? अच्छा, तो दिस इज, जो आपको समझ नहीं आ रहा काइंडली मुझे चैट बॉक्स में भेज दें, so that will be much more clear। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी जिसने भी बोला। अच्छा, तो मैं इसका आपको बता रहा था कि ETEC जो टॉक्सिन है इसका, वो आपके पास नॉन इन्वेसिव है, ल्यूमन से बाहर नहीं जाएगा, बॉडी में इन्वेट नहीं करेगा, ठीक है। अभी तक में हमने इकोलाई का एक ही टॉक्सिन पढ़ा है, विब्रो का तो टॉक्सिन था ही एक, जो कॉलरा टॉक्सिन था। अब हम लोग इकोलाई का टॉक्सिन पढ़ रहे हैं, जो एक टॉक्सिन पहला था इंटेरोटॉक्सिन टॉक्सिन, जो इंटेरोटॉक्सिन है ETEC कहते हैं उसको। और इसके दो पार्ट्स हैं, STLT, फर्स्ट आके मैंने ये देखिए नीचे फिगर बनी हुई है, और दूसरा ये नॉन इन्वेसिव होता है, आपके ल्यूमन को लीव नहीं करेगा। इस टॉक्सिन की वजह से तकरीबन 200 मोर देन 200 मिलियन केसेस आते हैं पर ईयर डेवलपिंग नेशंस में, तरक्की पजीर ममालिक में, जिससे हमारा मुल्क इसमें शामिल है, उसमें मोर देन 200 मिलियन केसेस पर ईयर आते हैं। अब आ जाए दूसरा टॉक्सिन इसका, ठीक है, दैट इज इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई। इंटेरोपैथोजेनिक इकोलाई वॉटी डायरिया कॉज करवा रहे हैं। इसमें फेम्ब्रे नहीं होते, जिसमें पीछे बताया था कि फेम्ब्रे एडहेशंस होते हैं, ठीक है, ना इसमें ST टॉक्सिन ना इसमें LT टॉक्सिन, लेकिन करवाता है ये वाटरी डायरिया। ये करता क्या है, यूज इंटमिन एडहेशन, ये फिब्रिन एडहेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये इंटमिन एडहेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि वो इंटेस्टाइनल सेल्स को बाइंड करें, और बाइंडिंग की वजह से आपके पास सेल की डिफॉर्मेशन होती है, और बेसिकली सेल डिफॉर्मेशन इज द मेजर कॉज ऑफ डायरिया इसकी जगह पर इंटेरोपैथोजेनिक के अंदर, ठीक है। जो ये वाला आपके पास EPEC है ना, ये आपकी बुक में ऐसे मेंशन नहीं है, ये आपको एक एडिशनल पॉइंट बताया हुआ है। एक ETEC टॉक्सिजेनिक है और एक इंटेरोपैथोजेनिक है। अब आपके पास आ जाता है इंटेरो एग्रेटिव इकोलाई, ठीक है, यहाँ आपकी बुक में इसको लिखा हुआ है STEC, शीगा टॉक्सिन इकोलाई। शीगा टॉक्सिन आगे हम पढ़ेंगे, शिगेला में उसमें आएगा, तो उसके लिहाज से इसने लिखा हुआ है।
अमूमन ये ह्यूमंस के अंदर होता है और अमूमन एड्स के पेशेंट में बहुत कॉमन है, ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों के अंदर। इसमें फेम्ब्रे होते हैं जो कि एग्रीगेट करते हैं सेल्स के इन कल्चर में, ठीक है। बाइंड्स टू इंटेस्टाइनल मकूजा, कॉज वाटरी डायरिया विदाउट फीवर, लेकिन ये भी नॉन इन्वेसिव है। इट प्रोड्यूस द हीमोलाइसिन एंड प्रोड्यूसेस द एस्टिन टेरोटॉक्सिन सिमिलर टू दैट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब ये है क्या चीज, बेसिकली दिस इज शीगा टॉक्सिन। आपको वो आपको समझ आ गया कि बात शीगा टॉक्सिन मैंने बोला है। शीगा टॉक्सिन का जो मैकेनिज्म होता है, ये तो आपको पता है कि इसके अंदर एक जो नॉन इन्वेसिव है वो बात भी सीख होगी। नॉन इन्वेसिव दो टॉक्सिन है, एक इंटेरोटॉक्सिन है और एक ये वाला आपके पास शीगा टॉक्सिन है, यहाँ जो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है इंटेरोएग्रेटिव इकोलाई, ठीक है। ये दो टॉक्सिन हैं, दोनों नॉन इन्वेसिव है, दोनों के फंक्शन अलग हैं। पहले वाले के दो पार्ट्स थे, हीट स्टेबल, हीट लेबाइल, इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये हीमोलाइसिन मतलब हीमोलिसिस करवाएगा, ठीक है। और शीगा टॉक्सिन का मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म इसका थोड़ा सा इस तरह का है कि आपके पास ये प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है। बाकी इसका वो उसने लिखा हुआ है कि ये प्रोड्यूस जरूर करता है आपके पास एस टी इंटेरोटॉक्सिन सिमिलर टू दैट ऑफ ईच, मैकेनिज्म वही होता है, ठीक है। लेकिन ये आपके पास जो मेजर इसका रोल है दैट इज बाय स्टॉपिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जो आपकी बुक में लिखा है। अब ये नॉन इन्वेसिव है ना इसमें, क्योंकि हीमोलाइसिन इन्वॉल्व है, हेमोलिटिक यूरी, इसमें जो डिजीज होती है दैट इज हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम होता है। तो हेमोलिटिक से आपको पता हो जाना चाहिए कि वाटरी डायरिया के अंदर जब ब्लड आएगा तो दैट विल बी ब्लडी डायरिया, ठीक है। इस केस के अंदर ब्लडी डायरिया होगा, ये बात याद रखनी पहली बात, ठीक है। बाकी चीजें सेम है, आपके पास पेट दर्द होगा, फीवर वगैरह हो सकता है, लेकिन जो नॉन इन्वेसिव फॉर्म पहली थी उसमें आपके पास हुआ था वाटरी डायरिया, या जिसे ट्रेवलर्स डायरिया भी कहते हैं। टूरिस्टा भी आपकी वर्ड बुक में वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है उसको, उसके लिए टूरिस्टा TURISTA है। लेकिन जो आपके पास शीगा टॉक्सिन है या जो टॉक्सिन का इंटेरोएग्रेटिव टॉक्सिन है, ये आपके पास है तो नॉन इन्वेसिव, लेकिन इसकी वजह से ब्लड आ जाते हैं, हीमोलाइसिन प्रोड्यूस करते हैं, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम कॉज करवाते हैं, ठीक हो गया। और इसका स्पेसिफिक आपकी बुक ने इसका नाम लिखा हुआ है इसके एंटीजन का, इसका जो एंटीजन इस कॉज करवाते हैं O157, ओ याद करें आपके सेल वॉल एंटीजन है O157, ये नाम आपने याद रखना है, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम वाले टॉक्सिन का नाम O157। अब आ जाए इन्वेसिव फॉर्म्स पे, ठीक है। इन्वेसिव फॉर्म आपके पास कॉज क्या करती है, ब्लडी डायरिया एंड डिसेंट, ठीक है। इसमें ब्लड तो आता ही आता है और वो डिसेंट्री होती है, ठीक है, और लार्जर डैमेज होता है इसके अंदर। फ्रीक्वेंट पैसेज ऑफ स्टूल्स होते हैं इसके अंदर, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, मोर देन 30 पर डे विद ब्लड म्यूकस एंड पस, ठीक है। ब्लड के साथ म्यूकस भी और पस भी आपके साथ आ रही है। और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है अगर ये आपके पास इन्वेसिव हो जाए, तो उस केस में बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए होता है एंटीबायोटिक्स का, अदरवाइज इट कैन बी फैटल। अब आपके पास एक और इसका टॉक्सिन है इंटेरो हेमरेजिक इकोलाई, EHEC। अच्छा, जो EHEC वाला है ना, उसने आपके पास बुक के अंदर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जिक्र नहीं किया हुआ, उसने लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग्स में जिक्र किया हुआ, ठीक है। ये नॉन फेब्राइल है, लेकिन ब्लडी डायरिया कॉज करवाता है और हेमरेजिक कोलाइटिस कॉज करवाता है। आपको भी ये लग रहा होगा कि इकोलाई के बहुत सारे टॉक्सिन हैं, समझ नहीं आ रहे, बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग बुक ने 2 सफ़े भरे में। लेकिन बात वही है जो टेबल 18.8 में लिखी है, अगर आपको वो 18.8 टेबल वाली बात याद हो जाती है कि इन्वेसिव टॉक्सिन्स कौन से हैं, नॉन इन्वेसिव कौन से हैं, तो आपको सब क्लिनिकल फाइंडिंग्स, सबकी ट्रांसमिशन, सबका पैथोजन इफेक्टर एक दफा में याद हो जाए, ठीक है। ये जो इंटेरो हेमरेजिक है, तो पहले हमने पढ़ा वो शीगा टॉक्सिन पढ़ा है, वो नॉन इन्वेसिव था, लेकिन ये वाला इन्वेसिव फॉर्म है इंटेरो हेमरेजिक, ये भी ब्लडी डायरिया कॉज करवाती है, हेमरेजिक कोलाइटिस होता है इसके अंदर। जो पीछे हमने पढ़ा था उसको भी हम यही कहते हैं, जो आपके पास इंटेरो एगरेटिव टॉक्सिन है, जो इंटेरो हेमरेजिक है इकोलाई, ये नॉन इन्वेसिव फॉर्म है, इसको भी शीगा टॉक्सिन से रिलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे देखें जो हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम एसोसिएटेड ई हेमरेजिक इकोलाई, ठीक है, ये इसके अंदर ज्यादा स्पेसिफिक है। और एक है वीरोसाइटोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग वीकोलाई, VTEC। आपकी बुक ने सिर्फ वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है STEC, लेकिन इसको VTEC भी बोलते हैं। उसकी वजह ये है कि आपके पास ये जो पहले डिस्कवर हुआ था ना, ये टॉक्सिन, ये मंकीज में हुआ था, मंकीज की वीरो सेल्स के अंदर, तो इस वजह से आपके पास इसको वीरो
साइटोटॉक्सिन भी कहते हैं, इंटेरोहेमोरेजिक इकोलाई। O157H7 वाली बात अब आपको समझ आ गई होगी कि O157 उसका सेल वॉल कंडीशन 157 है और H7 जो उसका फ्लैजिला कंडीशन है। ये बेस्ट नॉन सीरोटाइप है जो आपके पास हैमबर्गर मीट, ये याद रखेंगे बात, हैमबर्गर मीट, ठीक है, बुक में भी ऐसे लिखा होगा, अंडर कुक्ड होगा, कॉन्टेमिनेटेड वाटर से हो सकता है, और ये इस साल का एमसीक्यूज भी था। O157 रेशो H7, ठीक है, ड्यू टू हैमबर्गर मीट, कौन सा इसमें आपके पास होगा, पेप्सिन का नाम पूछा हुआ था, ई खुलाया उसका आंसर था, ठीक है। दिस वाज द एमसीक्यूज ऑफ प्रॉफ। हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है, हेमोलिटिक एनीमिया होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, रीनल फेलियर, ये सारी इसमें डिजीज आपके पास जो है फर्दर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। बाकी स्ट्रेन्स भी हैं आपके पास। O104H4 caused extensive outbreak in Germany traced to contaminated vegetables and E aggregate of EC strain that acquired Shiga toxin genes, ठीक है, लेकिन it is not important, leave it, आपके सिलेबस में शामिल नहीं है ना, आपके वो लिखा हुआ है बुक के अंदर। In bowel produce proteins that mediate attaching and effacing lesion as do EPEX strains। ये EHEC का जिक्र हुआ है, शिगा टॉक्सिन, दोनों देखिए दोनों का काम सेम है, ठीक है, मतलब बिल्कुल जैसे इंटेरोपैथोजेनिक कर रहे थे वैसे ही आपके पास ये जो से इंटेरो हेमोलिटिक वाले कर रहे हैं। लेकिन इंटेरोपैथोजेनिक वाले में आप याद रखें वहाँ पे सिर्फ वाटरी डायरिया था, वहाँ पे ब्लड नहीं था, लेकिन अगर EHC में ब्लड भी आ जाता है क्योंकि डैमेज बड़ा हो रहा होता है, बड़ा डैमेज होता है, आपके हीमोलाइसिस इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, हीमोलाइसिस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ब्लड भी आपके पास, ब्लड विद म्यूकस एंड पस आपके पास इसमें आ जाते हैं, स्टूल्स में। Production of the Shiga toxin may be responsible for local cytokine response in mucosa, with profuse bleeding caused by interaction of the inflammatory cytokine and Shiga toxin, which damage the blood vessels. And the major complication, damage to small blood vessels, when this occurs in glomeruli, results in hemolytic uremic syndrome. ठीक है, H2S की पहले भी हम कॉजेस पढ़ चुके हैं जिसमें क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या थी, रीनल फेलियर था, हेमोलिटिक एनीमिया था, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर कुछ साइटोकाइंस प्रोड्यूस होते हैं शीगा टॉक्सिन की वजह से, वो फर्दर ऑन इंटरेक्ट करते हैं, वेसल्स डैमेज होती हैं, और जब यही वेसल्स ग्लोमेरुल जो आपके पास रीनल्स में डैमेज होंगे तो उसको HUS कहेंगे, हेमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम। स्ट्रेन का नाम क्या था, O157/H7। ब्रेन के अंदर ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर पूरा कॉज करवाते हैं, प्लेटलेट का डिसऑर्डर है ये। शीगा टॉक्सिन, शीगा टॉक्सिन नाम कहाँ से है, शिगेला से आया है, आज हम पढ़ेंगे शिगेला भी, ठीक है। बेसिकली दीज आर ऑन फेजेस, मोबाइल होते हैं, टेकन इनटू सेल्स एंड इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ शीगा टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या था। अब आगे आ जाए, आपके पास उसने दोबारा इन्वेसिव एंटेरिक बैक्टीरिया को फर्दर कहा कि ब्लडी डायरिया और डिसेंट्री कौन कौन कॉज करवाता है। एक तो ई कोलाई था जो हमने दोनों उसके पढ़े हैं, एक इंटेरो हेमरेजिक था, ये इंटेरो इन्वेसिव स्ट्रेन्स हैं उसके, और दूसरा आ गया शिगेला, ठीक है। शिगेला देखें, शिगेला के बहुत सारे नाम हैं, इस साल प्रॉफ एमसीक्यूज था इसलिए ये स्लाइड डाली हुई है बुक के अंदर। उसने आपके पास ये जो है ना शिगेला की टाइप्स का जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है, सिर्फ शिगेला सोनी का थोड़ा जिक्र है, या शिगेला ये शिगेला बॉडी फ्लेक्सनरी कोई जिक्र नहीं है। आपकी बुक सिलेबस में जो शामिल है दैट इज शिगेला डायसेंट्रिया, ठीक है। बुक सिंपल एमसीक्यूज था, द शिगेला ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द डिसेंट्री इज, और वो 5 ऑप्शंस थे, 5 स्पीशीज के नाम थे, और उसमें किसी बुक में नहीं लिखा हुआ ये बात, ठीक है, क्योंकि हमने बाकी स्पीशीज पढ़ी नहीं हुई, हमें नहीं पता बाकी क्या कॉज करवाती हैं, लेकिन क्योंकि शिगेला डिसेंट्री, डिसेंट्री का वर्ड है तो आपने इसे याद करना कि ये डिसेंट्री कॉज करवाती है, ठीक हो गया, आपके सिलेबस में यही शामिल है। डायरिया और डिसेंट्री में फर्क क्या होता है, डायरिया कैन बी वाटरी, फैटी और ब्लडी, लेकिन वो ब्लडी डायरिया को आप डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। आपका स्प्रेड है, पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट है, कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, स्मॉल इनोकुलम सफाइसेस होते हैं, फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड, ठीक है, मतलब बहुत कम इसका जो है ना इंफ्लेमेटरी, ये बुक की लाइन है आपकी, वेरी लो आपके पास इन्फेक्टिव डोज होती है, बहुत कम, एज फ्यू एज 100 ऑर्गेनिजम्स भी हो जो आपके डिजीज कॉज कर देते हैं, ठीक है, 100 ऑर्गेनिजम्स, इट इज वन ऑफ द, और उसकी डिजीज भी आपके पास ब्लडी डायरिया है, तो इसलिए ये ज्यादा फैटल है। अब ये जो इन्वेड करते हैं आपके पास इंटेस्टाइन को थ्रू द एम सेल्स इन्वेड कर रहा होता है, जो वो रिलीज करते हैं लैमिना प्रोप्रिया के अंदर, ठीक है, एपिथेलियम पे कोई काम नहीं, इन्वेड करने का इसमें तरीका बताया होगा, इसने इन्वेड जो करना है ना तभी ब्लडी डायरिया होगा।
लुक देयर इज एम सेल्स, और ये देन ये इन्वेड करते हैं मैक्रोफेजेस, कॉज रिलीज ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, एस्केप फेगोसोम। ठीक हो गया। इसने फर्दर आप ये देखने, इसमें मैक्रोफेजेस को इन्वेड करने और उसके बाद इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलेंगे बहुत सारे इसमें से, लेकिन ये फेगोसोम को एस्केप करेगा। Then it is taken into the epithelial cells, move to the other cells by guiding the host cytoskeleton। ठीक है, साइटोस्केलेटन से मूव करते हुए दूसरे सेल्स में मूव करेगा, ये देखना, यहाँ ये भी देख सकते हैं। When enough cells slough off, the result is erosion in the gut wall and ulcer. Ulcer formation होगी, and neutrophils are accumulated in a large number in the stool। क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के अंदर आपके पास सबसे पहले आते हैं न्यूट्रोफिल्स हैं, तो ये इन्फ्लेमेशन इस तरह की है कि आपके पास एक्यूट टू क्रॉनिक की तरफ जा रही है, तो न्यूट्रोफिल्स अच्छे खासे accumulate हुए होंगे आपके स्टूल्स के अंदर। दिस लीड्स टू ब्लड एंड पास इन द स्टूल। ये वाला बेसिकली अगर मैं बात करूं तो शिगेला टॉक्सिन में है, तो वो शीगा टॉक्सिन, मैकेनिज्म तो सारा वही है। ये आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझाया कि वो किस तरह आपके पास सारा लेके आ रहा है। दोबारा देखें, एम सेल्स आपके पास लैमिना प्रोपिला के अंदर पहले आपके रिलीज होते हैं, वो अंदर इन्वेड करेगा, इन्वेड करने के बाद आपके पास मैक्रोफेजेस को इन्वेड करते हैं अंदर जाकर, लेकिन वहां से इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, बट फेगोसोम में नहीं जाता। फेगोसोम में जाएगा तो आपको डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, फेगोसाइटोसिस को उससे बचना है उसने। उसके बाद फर्दर एपिथेलियल सेल्स के अंदर जाते हैं, ये देख लें आप, एपिथेलियल सेल्स इसको अपटेक करते हैं और वहां से आपके पास फिर अदर सेल्स में मूव करते हैं थ्रू द होस्ट साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के ये मूव कर रहे हैं, और मूव करने के बाद आपके पास क्या कर रहे हैं, आपके पास फर्दर ऑन जो गट की वॉल है उसको उसकी ओरोजन करवा देते हैं। जब ओरोजन होगी तो वो डेड हो जाएगी, उसके बाद वो उतरना शुरू होगी, तो वो अल्सर, उसे अल्सर कहते हैं। बेसिकली व्हाट इज अल्सर? अल्सर बेसिकली निक्रोसिस हो जाए आपके पास, कोई आपके पास लेयर डैमेज हो जाए, डेथ हो जाए उसकी, उसके बाद वो जो उतर रही होती है ना, वो लेयर उतरती है, उसे कहते हैं अल्सर कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स आपके स्टूल में कमुलेट हो जाएंगे और साथ में ब्लड और पस भी आपके पास इसमें मौजूद होगा। बेसिकली है ये शीगा टॉक्सिन। Shiga is anti-type 1 produce Shiga toxin which leaves the mammalian 60 years ribosome subunit and stops protein synthesis. Simple, protein synthesis को रोक रहा है। ओरल रिहाइड्रेशन आपके पास सफाई से आपको ओरल रिहाइड्रेशन करवानी पड़ती है, आईवी फ्रूट्स में काम नहीं करते हैं सच, ये आप कहते हैं जरूरत नहीं पड़ती है। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आती है इसके अंदर। देन आ जाए आपके पास जो लास्ट आपके पास ऑर्गेनिज्म है इस वाले पार्ट के अंदर, दैट इज साल्मोनेला। बेसिकली जो साल्मोनेला की बहुत सारी डिजीजेज हैं, और एक तो बहुत मशहूर है आपके पास जो टाइफाइड फीवर होता है, वो भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, GID से फोकल, दैट इज अ फोकल इन्फेक्शन ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियम, एंडोथेलियम डैमेज हो रहा है। ठीक हो गया। इसकी आपको प्रेजेंटेशन बताऊंगा, आपकी बुक में जैसे लिखी है अमूमन पेपर में उसी तरह आपके पास आ रही होती है, वही लाइंस वो कॉपी कर रहा होता है। ये फर्दर ऑन बाकी इन्फेक्शंस भी करवाते हैं ऑर्गन्स के, जैसे ऑस्ट्रोमेलाइटिस इन पेशेंट्स विद सिकल सेल डिजीज। दिस इज द लाइन जो आपके पास प्रॉफ में पूछी जाती है। ठीक है, मतलब एक सेप्टिसीमिया का पेशेंट है, उसमें ऑस्ट्रोमेलाइटिस हुआ हुआ है जी, और साथ में सिकल सेल डिजीज भी है उसको पहले से, तो बताएं कौन सी कॉज होगी, तो उसमें साल्मोनेला आपके पास कॉज होगी। ठीक है, इसकी जो डिजीजेज हैं दैट इज, एक तो नोजिया वॉमिटिंग डायरिया है, एक टाइफाइड फीवर है, और तीसरी आपको पीछे बता दी है सेप्सिस हो जाता है। जिन लोगों में होता है सिकल सेल एनीमिया के लोगों में ऑस्ट्रोमेलाइटिस हो जाता है। कॉमन मैटर मेंबर्स ऑफ माइक्रोबायोम ऑफ मैनी एनिमल्स, फॉर एग्जांपल चिकन्स के अंदर, कैटल्स के अंदर, रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर कॉमनली मौजूद है। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर ऐसा नहीं है। और एग्स आर ऑफन कंटामिनेटेड, जो आपके होते हैं फूड बॉर्न आउटब्रेक्स फ्रॉम एग प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो हम अंडे इस्तेमाल करते हैं उससे ज्यादा ये फैलने के चांसेस होते हैं। अब टाइफाइड फीवर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ ह्यूमन कैरियर में इन्वॉल्व वाटर और फूड। ठीक है, मतलब आपके पास किसी बंदे को टाइफाइड हुआ हुआ था, उसने जो वाटर कंटामिनेट कोई भी वाटर या फूड आपने उसका यूज किया, इस्तेमाल किया होगा, तो उस केस से भी आपके पास ये ट्रांसमिट हो सकता है। अच्छा, साल्मोनेला की बहुत सारी स्पेशीज हैं। ठीक है, तो आपकी बुक में बहुत तरह से क्लासीफाई किया है, एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज ये इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेजर आपके पास टाइफाइडल स्पीशीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें टाइफिया आ जाती है, पैराटाइफिया आ जाती है, और नॉन टाइफाइडल में एक ही इंपॉर्टेंट है, एंटेरिका। ठीक है, ये साल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीशीज टाइफिया का जिक्र हो रहा है, क्या आपके पास टाइफाइड फीवर कॉज कर रहे हैं।
इट इज एक्वायर्ड बाय फीको ओरल कंटामिनेशन, क्योंकि जीआईटी में डिजीज कॉज कर रही है। इन डिस्टल बाउल it penetrates the mucosal barrier, enter M cell and epithelial cells by bacteria mediated endocytosis। मिलता जुलता शिगेला के साथ वाला काम है, लेकिन इसमें बैक्टीरिया मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस होती है। ठीक है, बकायदा वो जिस तरह मतलब मूव कर रहे हैं, एंडोसाइटोसिस का मैकेनिज्म आपको पता है। इट इज एन रिलीज इन लैमिना प्रोप्रिया। लैमिना प्रोप्रिया में रिलीज करेगा फर्दर ऑन डेंड्रिटिक सेल्स में। वहां पे आपके पास जो मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स होंगे, ल्यूमन में आएगा, ल्यूमन से मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो सकता है। दिस इज द हाउ इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम और सेप्टिसिमिया कॉज कर सकता है। पहली इसकी डिजीज है जो जीआईटी से रिलेटेड है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। ठीक है, उसमें होता है कि आपके पास बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स निकलते हैं, जिसमें शीगर टॉक्सिन की वजह से आई थी। इसका मिलता जुलता जरूर है, लेकिन ये इट कैन नॉट बी अ शीगर टॉक्सिन। ठीक है, ई कोलाई के अंदर जो है ही शीगर टॉक्सिन है ना, ई कोलाई और शिगेला दोनों के अंदर शीगर टॉक्सिन है। देयर इज प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स एंड इन्फ्लक्स ऑफ न्यूट्रोफिल्स इनटू इंटेस्टाइनल ल्यूमन। अब न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे तो आपके पास स्टूल्स के अंदर भी आपके पास ये मौजूद होंगे। साल्मोनेला और शिगेला को उसने आपकी बुक के अंदर कंपेयर किया हुआ है टेबल 18.9 के अंदर, क्योंकि उसके बहुत सारे फीचर्स आपको उससे मिलते हैं, तो इसलिए आपने उस टेबल को बहुत अच्छे से तैयार कर। टाइफाइड डिसेमिनेशन ऑफ द बैक्टीरिया फ्रॉम इंटेस्टाइन। जब इंटेस्टाइन को छोड़ के आपकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा तो उस केस के अंदर ये टाइफाइड फीवर कॉज करवा सकता है। ऑल्सो सिस्टमिक नॉन टाइफाइडल इन्फेक्शन, टाइफाइड के अलावा इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें ऑस्टोमाइलाइटिस आपको पहले कॉज बता दिया। ठीक है, ये देखिए अब ये पूरी हम साइकिल पढ़ने लगे। आपने स्टाइफी को इंजेस्ट किया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, लिम्फेटिक्स के जरिए वहां से मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में गया, थोरेसिक डक्ट के जरिए ट्रांसमिट प्राइमरी बैक्टीरिया। ठीक है, ये प्राइमरी बैक्टीरिया ये आपके पास था, स्मॉल इंटेस्टाइन से इन्वेजन कैसे हुई है। बाकी जो इसकी साइन और सिम्टम्स आके जीआईटी के आते हैं, उसका स्पेसिफिक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं। अब आगे देखिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है इन मैक्रोफेजेस इन लिवर, स्प्लीन एंड द बोन मैरो। जब वो आपके पास ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया ना, तो जो उसने फर्दर ऑन मैक्रोफेजेस में जाके तो फिर मैक्रोफेज पे इन्वेड करेगा, और इन्वेड करने के बाद आपके फर्दर ऑन क्या कहते हैं, लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में जाके स्पेसिफिक स्पेसेस हैं, यहीं यहीं जाते हैं। इसलिए ऑस्टोमाइलाइटिस ज्यादा कॉमन है, लिवर के प्रॉब्लम ज्यादा कॉमन होंगे, स्प्लीन के इशू ज्यादा कॉमन होंगे। सेप्टिसिमिया जैसा आपको बताया, फीवर, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स इन्फेक्टेड। स्मॉल इंटेस्टाइन से और कहाँ जा सकते हैं, देयर इज द इन्फ्लेमेशन, द अल्सरेशन ऑफ द पेयर पैचेस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में स्पेसिफिकली इलियम के पोर्शन में होते हैं पेयर पैचेस, उसकी अल्सरेशन हो या इन्फ्लेमेशन हो, उसमें डायरिया, हेमोरेज और परफोरेशन वगैरह हो सकती है। बाकी अगर देखें जो बॉडी में हमने स्प्रेड किया था, ये बाइल के जरिए, बाइल जब जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ये साइकिल इस तरह चलेगी। ठीक है, यहाँ गाल ब्लैडर के अंदर आपके पास कोलेसिस्टाइटिस कैरियर स्टेट हो, उस केस के अंदर ये ज्यादा है। ठीक है, इस तरह ये मुख्तलिफ जगहों को इन्वेड कर सकता है अदर देन जीआईटी। यहाँ पर आपके चार मेजर ऑर्गेनिजम्स थे जिनमें डिजीजेस थी, और सारी चीजें हमने उसको कवर अप कर ली हैं। इंपॉर्टेंटली टाइफाइड फीवर के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ पर हमारे हॉस्पिटल्स में भी इस्तेमाल होता है, द मेथड इज के उसमें डायग्नोसिस बनाने के लिए रोज कलर स्पॉट्स होते हैं, रोज स्पॉट्स, द पिंकी स्पॉट्स होते हैं आपके पास प्रेजेंट ऑन आपके पास, जो कि एब्डोमेन के ऊपर। ठीक है, लेकिन क्या हमेशा नहीं हो सकते, मोस्टली जरूर होते हैं। ठीक है, द वन ऑफ द डायग्नोसिस रोज कलर्स, रोज स्पॉट्स, ये मैंने आपको बता दी है। बाकी लैब डायग्नोसिस में आपके पास एक बहुत कंफ्यूजिंग बात है जो आपको इंटरनेशनल बुक्स में कुछ और मिलेगी और पाकिस्तान में कुछ और है। जो गोल्डन टेस्ट है ना आपके पास, ये प्रॉफ का सवाल है, द गोल्डन टेस्ट फॉर द लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर, उसमें आपके पास ये बुक के अंदर एक टेस्ट का नाम लिखा हुआ है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट नहीं है, इंटरनेशनल विडाल टेस्ट है, लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर जो है दैट इज बेसिकली द ब्लड कल्चर। ठीक है, आप ब्लड कल्चर करके पता कर रहे हैं, तो ये चीज नोट कर लेंगे बेशक कि आपका ब्लड कल्चर गोल्डन टेस्ट है पाकिस्तान में, इस साल में ख्याल से एमसीक्यू था शायद, लेकिन जो आपके पास इंटरनेशनल है दैट इज विडाल टेस्ट। अच्छा जी, आप देख लें आपकी कितनी इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स थे, यहाँ पे उसने समराइज कर दी हैं। सिक्रेटरी या वाटरी डायरीज को ट्रेवलर डायरिया भी कहते हैं, टेरिस्टा भी कहते होते हैं। क्यूपीएस वाटर होगा, नो ब्लड, नो पस, नो टिश्यू मूव। स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है मेजरली विब्रो कैलरा और ई कोलाई के जो टॉक्सिन्स का नाम था वो बता दिया। डेसेंट्री में देख लें, उसने आपके पास स्कैंट वॉल्यूम है, ब्लड म्यूकस है, पस, टिश्यू इन्वेजन, लार्ज इंटेस्टाइन। शिगेला, और उसके बाद एक ही आपके पास है एंटमेपा हिस्टोलाइटिका। और कल हमने एक बैक्टीरियस की स्पीशी पढ़ी थी, उसमें भी देखिए
जो GIT एंथ्राक्स। हेमोरेजिक कोलाइटिस कूपियस लिक्विड लाइक ब्लड होता है, कोई लिक्विसाइड्स नहीं होते। ऊपर देखिए पास है, यहाँ पे लिक्विड लाइक आपके पास जरूर है, ब्लड भी है लेकिन लिक्विसाइड्स नहीं है, और टिश्यू इन्वेजन भी नहीं है। डिसेंट्री और हेमोरेजिक कोलाइटिस में फर्क है, ठीक है। EHC वाले स्ट्रेन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ब्लडी वाटरी डायरिया, कूपियस लिक्विड लाइक ब्लडी और ब्लड टिंज्ड। यहाँ तो वाकई ब्लडी होगा या ब्लड कलर्ड आपके पास होगा, लाजमी नहीं कि वो ब्लड ही हो, पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, टिश्यू इन्वेजन भी होती है। इलियम प्लान आपके पास नॉर्मल जगह हैं। साल्मोनेला जो पढ़ चुके हैं, कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी आगे पढ़ेंगे अभी, यर्सीनिया एंटेरोकोलिटिक का ये कल पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं ये देखना। इकोलाई हमने पढ़ लिया, ये रहा। विब्रो कॉलरा थोड़ा सा कॉमन शिफ्ट होते हैं, कॉमन तो खैर नहीं बना, सर्कल से बना हुआ, लेकिन दैट इज ऑल्सो रॉड शेप। बाकी साल्मोनेला हमने पढ़ा है, और एक हमने और पढ़ा है शिगेला, आपने पढ़ा शिगेला इज ऑल्सो रॉड शेप। अब आगे आ जाए, आगे हमारे पास जो हैं दो, एक तो है कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी है, और एक आपके पास हेलिकोबैक्टर आपके पास पायलोरी है। इन दोनों को कंपेयर करके पढ़िएगा, ठीक है, इनका लैब डायग्नोसिस मिलता जुलता है। कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक माइक्रो एरोफिलिक है या कैप्नोफिलिक है। इसकी ग्रोथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत भी होती है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देखें, ग्राम नेगेटिव मोटाइल है। अमूमन इस चैप्टर के सारे ऑर्गेनिज्म मोटाइल होंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें फ्लैजिला होता है। देन आगे सीगल शेप विद सिंगल फ्लैजिलम, फास्टिडियस ग्रोथ रिक्वायरमेंट, मतलब स्पेसिफिकली फास्ट ग्रोथ के लिए एक माइक्रोएलोफिक एनवायरनमेंट चाहिए। और वो कैसे एनवायरनमेंट है? ग्रोथ में 42 डिग्री सेंटीग्रेड इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एनवायरनमेंट, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसको ग्रोथ के लिए। ऑक्सीरेज पॉजिटिव है, ये पीछे हम जितने पढ़ के आए हैं सब ऑक्सीरेज नेगेटिव थे, ठीक है। जनरली मैंने आपको ये बताया था कि पूरे चैप्टर में ऑक्सीडेज नेगेटिव है, तो आपने सिर्फ ऑक्सीडेज पॉजिटिव वालों याद कर लेने हैं, तो ऑक्सीडेज नेगेटिव आपको ऑटोमेटिकली याद होगा। ऑक्सीडेज पॉजिटिव है और कैटालिस ही पॉजिटिव है, ठीक है। कैटालिस वही है जो हमने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी आपके पास इन्वेड करता है म्यूकस सरफेस ऑफ जेजनम, इलियम और कोलॉन को, डोडाना में नहीं आ रहा है। हाई इन्फेक्टिविटी है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, एंटोटॉक्सिन, एंटेरोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन, ठीक है। गैस्ट्रिक जूसेस एंड कॉम्प्लीमेंट के स्टेट चलेगी तो इनएक्टिवेट करेगा ऑर्गेनिजम्स को। एंटीबॉडी मीडिएटेड किलिंग, तो ये आपके पास सारे इसका पैथोजेनेसिस के मैकेनिज्म्स देखने को स्पेसिफिक नहीं है, जनरल सी बात है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन आपको पता है क्या होता है? LPS, दैट इज एंडोटॉक्सिन। आगे देखें, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज्ड बाय कैम्फाइलोबैक्टर जेजनी। इसमें आपके पास होता है कि फीकल ट्रांसमिशन होगी पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के जरिए। आप इंजेस्ट करते हैं अंडर कुक पोल्ट्री, मीट या अनपॉस्चराइज्ड मिल्क को, कोई इन्फेक्टेड एनिमल के साथ, कैट, डॉग्स, पिग्स वगैरह में, उसमें भी आपके पास ये डिजीज हो सकती है। रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा क्या होते हैं? वो लोग जिनके अंदर गैस्ट्रिक एसिड्स या हाइपो बी ग्लोबिनीमिया होते हैं, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन्स आपके पास प्रेजेंट नहीं होते, उस केस के अंदर आपके पास ये ज़्यादा हो सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में वाटर या ब्लडी डायरिया, मतलब ब्लडी और ब्लड टिंज डायरिया हो सकता है फीवर मरीज के साथ 3-4 हफ्ते के लिए। क्रैम्स, एब्डोमिनल पेन पास स्टूल के अंदर होगी। कॉमन एंटीसीडेंट टू गुलेनबेरी सिंड्रोम एंड रिएक्टिव आर्थराइटिस, मतलब इसके बाद आपके पास गुलेनबेरी सिंड्रोम और रिएक्टिव आर्थराइटिस की कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट ऑर्गेनिज्म फॉर टुडे इज हेलिकोबैक्टर पायलोरी। आज इसका तो बहुत ज़्यादा आपके पास कॉमन है, GIT ट्रैक के अंदर आप फार्मा में भी पढ़ेंगे इसकी ड्रग्स बताएं स्पेसिफिकली H पायलोरी कैंसर की वजह से, ठीक है, क्योंकि अल्सर्स के बाद कैंसर कॉज करवाते हैं और उसको ट्रीट ना किया जाए। ग्राम नेगेटिव मोटाइल रॉड है, कर्व शेप विद मल्टीपल फ्लैजिला, फ्लैजिला है लेकिन मल्टीपल है। माइक्रो एरोफिलिक है, कॉम्प्लेक्स ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेज कैटालिस यूरिएज पॉजिटिव भी है, पिछले वाला ऑक्सीडेज कैटालिस था, ये यूरिएज भी है। और सिल्वर स्टेनिंग भी इसमें होती है, ये देख लें, ये जो स्टेनिंग हुई है दैट इज सिल्वर स्टेनिंग, सिल्वर कलर है। और आप ये भी देख सकते हैं जो फ्लैजिला जितने भी हैं वो स्टेन नहीं हुए इसमें, सिर्फ आपके पास जो बैक्टीरिया है वो आपके पास स्टेन हुआ। अब होता किस तरह है? यूबिक्विटस ऑर्गेनिज्म में, मतलब हर जगह पे मौजूद है, एनीवेयर, एक्वायर्ड बाय इंजेक्शन, ओवर सैनिटेशन एंड पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट। प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन देख लें, लोअर ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कम होता है, लेकिन ओल्डर एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा होता है। जिनको GIT का मसला होता है, अल्सर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं H पायलोरी के इन्फेक्शन के। तो जब भी आप देखेंगे आपके घर में भी अगर आपके वालदेन जो कि डायबिटिक हैं और साथ में कोई मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं GIT ट्रैक के लिए, GIT की,
तो उन केसेस के अंदर वो अक्सर कहीं अगर जीआईडी का मसला कभी ऊपर नीचे हो जाए तो डॉक्टर सबसे पहले तो और चीज़ें रूल आउट करने से पहले आपके पास एच पायलोरी का टेस्ट लिख के देते हैं कि इसके एंटीबॉडी टेस्ट करवाएं, कहीं ये तो मौजूद नहीं है, ठीक है, वो नेगेटिव आया तो फिर हम और फाइंडिंग्स तरफ जा रहे हो। अभी देखने किस तरह अल्सर कॉज करवाता है एच पायलोरी, मकूजल सब मकूजल को इन्वॉल्व कर लेते हैं। आप देखते जाएं, यूरिएज प्रोड्यूस्ड अमोनिया, यूरिएज प्रोड्यूस करता है, पीछे हमें देखा था, स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइजेशन करवा देता है वहाँ पे, क्योंकि यूरिया इज आपके पास बेसिक होता है। इनिशियल कॉलोनी वहाँ पे फॉर्म करेगा, मल्टीपल फ्लैजिला जिसकी वजह से रैपिड पेनिट्रेशन हो जाती है म्यूकस पर। एक फ्लैजिला नहीं कि टाइम लगे, बहुत सारे हैं, सारे मिलकर काम करते हैं, फॉरन लोकल जगह पर वहाँ पे सुराख मारे अंदर चले गए, ठीक है। इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिन एंड गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है, वहाँ पे सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है रिस्पांस है, कि बॉडी का रिस्पांस होता है, उसने गैस्ट्रिन गैस्ट्राइटिस को ज़्यादा बढ़ा दें ताकि जो बेसिक एनवायरनमेंट है उसको हम कम कर सकें। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, गैस्ट्रिक मेटाप्लेजिया हो जाता है। मेटाप्लेजिया आपने सेल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, नॉर्मली आपका एपिथेलियम है वो आपके पास कलमनर होता है, ठीक है, कलमनर से आपके पास उल्ट हो जाए, स्टोमस में चले जाए और किसी में चले जाए, दैट इज बेसिकली मेटाप्लेजिया, जिसकी वजह से आपके पास गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। म्यूकिनेज या साइटोटॉक्सिन रिलीज होते हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं और वहाँ पे सेल डैमेज हो जाते हैं। तो आप देख लें किस तरह यूरिया प्रोड्यूस करने की वजह से कहाँ तक गया आपके डैमेज को लेकर के। बुक में ये इतना अच्छा करके नहीं लिखा हुआ, तो काइंडली इस स्लाइड से इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इस तरह स्कूल के पेपर में तो अच्छे मार्क्स हैं। डिजीजेस जिसमें गैस्ट्राइटिस होता है, टाइप बी गैस्ट्राटिक एंड डुडेनल अल्सर्स आर वेरी 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 कॉमन। क्रॉनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस ऑफ पाइलोरस एंड एंट्रम, पाइलोरस और एंट्रम क्या होते हैं, these are the parts of stomach। गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा देख लें, कैंसर आ गया। लो ग्रेड गैस्ट्रिक मैलिग्नेंट लिम्फोमा, ये भी कैंसर आ गया। तो आप देख लेंगे कितने ज्यादा नियोप्लाज्म के कॉज करवा सकते हैं, तो इसलिए क्या इंपॉर्टेंस है, पीछे हम इतने पढ़ के आए हैं कहीं हमने कैंसर का जिक्र नहीं पढ़ा था। आप देख लें कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी के अंदर हम जब कर रहे होते हैं टेस्ट, ठीक है, कैम्फाइलोबैक्टर लाइक ऑर्गेनिज्म टेस्ट होता है, बुक में मेंशन नहीं है क्योंकि इतनी रिजेम्बलेंस है, इसीलिए हम इसको, ये एक टेस्ट है जो ये होता है सीएलओ टेस्ट, सीरोलॉजिकल टेस्ट है, रेडियो लेवल यूरिया ब्रेथ टेस्ट। ये तो बहुत आसान टेस्ट है, आपने सिर्फ सांस देखनी है बंदे की, जिस सांस में यूरिया है या नहीं है, यूरिया ब्रेथ होगी, आपने सामने वो रखनी है, आइसोटोप रखना है, और वो चेंज हो जाए तो उसका मतलब हाँ जी भैया यूरिया ब्रेथ आ रही है, ठीक हो गया। देन आ गया स्टूल एंटीजन टेस्ट, जो नॉर्मल आपको पहले भी आप पढ़ते थे। So these are all the today's slides into their organisms। सिंपल आज की बात देख लें, सारे हम जीआरडी ट्रैक से पढ़े हैं, वो टेबल आपको बुक के शुरू में बताया था जिसमें सारे मेंशन थे, विब्रो कॉलरा, इकोलाई, बाकी शिगेला एंड साल्मोनेला, सारे इंपॉर्टेंट हैं। कंपैरिजन कैसे करना, आपने विब्रो और इकोलाई को कंपेयर करके पढ़ना, जिस तरीके से मैंने पढ़ाया, विब्रो और इकोलाई कंपेयर करके पढ़ें, साल्मोनेला और शिगेलो कंपेयर करके पढ़ें, कंफाइलोबैक्टर और हेलिकोबैक्टर कंपेयर करके पढ़ें, आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ आएंगी और याद करने में बहुत आसानी है। जब आप एक एक को रट्टा लगाते हैं, याद करते हैं, समझते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है एक एक को याद रखना। कम से कम 2 या 3 ऑर्गेनिज्म जब कर रहे होते हैं इकट्ठे तैयार, तो फिर आपको पता होता है अच्छा उसमें ये और उसमें ये फर्क आप याद रहेगा। क्योंकि देखिए इससे बहुत सारे टेस्ट इस तरह के हैं, जिसमें ऑक्सीडेज टेस्ट है, कैटलेज टेस्ट है, ठीक है, आपको रीजन एक पता है, लेकिन यू कांट स्पेसिफाई कि यही क्यों देते हैं, बाकी क्यों नहीं दे रहे। तो इस तरह होता है, आपको रट्टा ही लगाना पड़ता है, जी ऑक्सीडेज पॉजिटिव है, ये कैटलेज पॉजिटिव है, यूरिक पॉजिटिव, ठीक है। तो इन ऐसी चीजों प्रॉपर्टीज याद करें तो आगे बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी। एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क।